हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे है। हमने 2021 के ऑलरेडी नवंबर एज वेल एज अक्टूबर के मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास जो मॉक टेस्ट पेपर बचे हैं वो बचे हैं अप्रैल एंड मार्च के, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारा अप्रैल एंड मार्च का डिस्कशन ओवर हो जाएगा, हमने इसके पहले 2022 की भी सारी एमटीपीज डिस्कस कर ली थी एंड अब फिर 2021 की भी एमटीपीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपके पास मॉक टेस्ट पेपर की कॉपी नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। वहाँ हमने सारे मॉक टेस्ट पेपर जो अभी तक अपलोड किए हैं उनकी कॉपी अपलोड की हुई है। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कलामिटी। नेचुरल कलामिटी मतलब जैसे इफ इन केस मान लो अर्थक्वेक आ गया तो नो डाउट आप उन लोगों से पूछना प्रेफर करोगे जिन्होंने खुद देखा है ना, मतलब जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट थे, आप उनसे जा कर के इंटरव्यू लोगे। तो पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन आयर इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेचुरल कलामिटी के टाइम अगर आप वहाँ पे कोई प्रेजेंट था, आप उनसे कॉल करके पूछोगे तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होंगे, है ना। तो नेचुरल कलामिटी में हम लोग किस तरह के इंटरव्यू को प्रेफर करते हैं? पर्सनल इंटरव्यू। Next, which of the following statement is true? Usually mean is the best measure of central tendency, median is the best measure, mode is the best measure, geometric mean। जनरली क्या होता है कि हम लोग मीन को ही बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मानते हैं और ये हमने ऑलरेडी अपने नोट्स में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट, the mean salary for a group of 40 female workers is 5,000 per month and that for a group of 60 male workers is 6,000 per month। तो आपको कंबाइंड मीन सैलरी बतानी है। बहुत ही सिंपली हम लोग इसकी कंबाइंड मीन सैलरी निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या था? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और मेरे पास ना क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। देखो मेरे पास n1 दिया हुआ है 40 और उसकी मीन सैलरी दी हुई है 5,000 प्लस n2 है 60, उसका मीन सैलरी दिया है 6,000 होल डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5,600 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज, ये क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व करवाया हुआ है। यहाँ x क्या है? 10, 16। तो आप बोलोगे कि मैम बाकी जो वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो देखो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 एंड 16 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। तो मेरे पास x आ गया 10 एंड 16 और मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 4। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत फिर लेंदी हो जाएगा, तो आप सिंपली क्या करो ना कि डेविएशन निकाल लो और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करने से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अज्यूम्ड मीन कितना है? 16, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 0 और डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 0। बस अब एफ डी को मल्टीप्लाई कर लो, -24 0 और एफ डी स्क्वायर को टोटल कर लो 0, ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 144। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे 144 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि इसको टोटल करेंगे तो 8 आएगा, -24 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा √9 और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा 3, दैट इज सी। When मीन इज गिवन, मोड इज गिवन, तो क्या हम मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला जो अब हमने मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू आप लोग को लर्न करा दिया वो है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्या मेरे पास सबकी वैल्यू दी है? हाँ दी है। मीन दिया है 3.57, मोड दिया है 2.13 इज इक्वल टू 3, मीन दिया हुआ है हमारे पास 3.57 माइनस मीडियन। बस आप इसको सॉल्व कर लेना और आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ए 3.09। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज, बहुत ही सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास x दिया हुआ है 3 4 5 8 तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर ले जो कि है समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n
माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो एक्स का टोटल निकाल लो जो कि आएगा 20। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लो। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 8 8 64। अब आप इन सब का टोटल कर लो। ये वैल्यू आनी चाहिए 114। तो क्या मेरे पास सबकी वैल्यू आ गई? हाँ। अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4। तो इसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यू आएगी 3.5 और इसको फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस मांगा था। तो अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 3.5। तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा? 3.5, दैट इज सी, दैट इज बी 3.5। नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारा प्रॉफिट मतलब जो कि एक्स है वही सेम रहेगा तो फिर अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करोगे बिना तो वो क्या आएगा? 0, दैट इज सी। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओ गिव एंड ग्रेटर देन ओ गिव, ये हमेशा कहाँ मीट करेगा? ये मीट करेगा अपने मीडियन पे, दैट इज सी। इसका करेक्ट आंसर होगा। द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और एफ दिया हुआ है, इसको आप कैसे क्लासीफाई करते हो? ये तो डिस्क्रीट सीरीज है ना। अगर इंडिविजुअल होता तो सिर्फ एक्स दिया होता और अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो 12 to 17, 17 to 24 ऐसे दिया होता। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द डेटा इज, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। सिंपली सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। हम असेंडिंग में कर रहे हैं 2 4 6 8, फिर हो गया 11 13 15 18। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 8 है जो कि हो गया इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या है मीडियन का? n/2th टर्म, मतलब 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 8। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 11, क्योंकि इसको सॉल्व करके कितना आएगा? फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 19/2 और इसका करेक्ट आंसर आएगा 9.5, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन गिवन है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। बस आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 16, और क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दो, आंसर आएगा 4, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल? आपको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। अगेन सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, और क्योंकि पार्टीशन वैल्यूज है तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होगा। 10 12 15 16 18 20 23 28। अब क्वार्टाइल 1 निकालना है तो सिंपली के क्या हो गया? 1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टर्म। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9/4 टर्म है और हम कह सकते हैं यह आ जाएगा 2.25। तो इसको कैसे लिखते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये लिखा जाता है वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 0.25, फिर वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। क्या मेरे पास सब दिया है? हाँ। वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म कितना दिया है? 12 प्लस 0.25, और वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म कितना है? 15, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3। आंसर आएगा 12.75, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? अब देखो रेंज मतलब सिंपली क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्वेश्चन में पूछा है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। बट क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज दिया तो पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो, और ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आनी है। तो जब हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9.5 to 19.5,
और ये कितना हो जाएगा 49.5 टू 59.5। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने अपने मेन चैनल पे जब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा अपलोड किया था तो वहाँ बहुत डिटेल में पॉइंट डिस्कस किया है। एंड इस चैनल पे भी CA काजल डेरोलिया पे भी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज़ पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो सिंपली मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 59.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 59.5 प्लस 9.5 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 72.46, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखो मीन डेविएशन तो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही मीन के हेल्प से कैलकुलेशन होता है, बट क्वार्टाइल डेविएशन में नहीं होता है। क्वार्टाइल डेविएशन में Q1 में फर्स्ट 25% होगा, Q2 में फर्स्ट 50% होगा और Q3 में फर्स्ट 75% होगा। तो करेक्ट आंसर होगा A एंड B बट नॉट C। नेक्स्ट, इंटरवल क्वार्टाइल रेंज इज, अब इंटरवल है तो ये क्वार्टाइल डेविएशन का डबल होता है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी डबल। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली ये इंटरवल क्वार्टाइल रेंज जो लिखा है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का हमने फॉर्मूला भी बताया Q3 माइनस Q1। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसका डबल ही ना हुआ क्योंकि ये हाफ लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी डबल। सबका फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो बहुत ही ईजिली ये चीज़ें आप डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250 और मीन ऑफ द डेटा कितना दिया हुआ है 10। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है। सबसे पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमारे पास देखो क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब डी का स्क्वायर दिया है, डी यहाँ पे क्या है एक्स माइनस मीन, कितना दिया है 250। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये तो सिंपली निकल जाएगा समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करके, और मेरे पास समेशन डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 250 डिवाइडेड बाय एन और अंडर रूट 25 और 5, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 5। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 50%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी 50%। नेक्स्ट, मीन और वेरिएबल एक्स दिया है और मीन के लिए इक्वेशन दिया है, तो जब मीन की बात करें दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी की, तो ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी इफेक्ट होता है, तो ये यू नहीं होना चाहिए था, वाई होना चाहिए था कि y इज इक्वल टू 10 प्लस 5x, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मीन y इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मीन x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 260, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन x का दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 प्लस 5x का निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या है 50 प्लस 5x, बट क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इसीलिए ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड 5 स्टैंडर्ड डेविएशन x और 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 50A। नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज a प्लस बी, मतलब मेरे पास मान लेते हैं कि मीन कितना है a है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है b है। इफ वी ऐड 2 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज देन द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, हमने दोनों की प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है, तो मीन में हमने बताया था कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम सेम डिजिट से ऐड करेंगे तो मेरा जो न्यू मीन है वो भी उस सेम डिजिट से इंक्रीज हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से ऐड करेंगे तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी रहेगा। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो नए सीरीज का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका सम बताइए, तो उसका सम कितना हो गया a प्लस 2 प्लस बी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय शिफ्टिंग ऑफ स्केल, स्केल से कौन कौन सा शिफ्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, मीन डेविएशन भी, क्वार्टाइल डेविएशन भी, क्योंकि ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से तो अफेक्ट होता है। हाँ, स्केल की साइन से अफेक्ट नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है। सिंपली क्या करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या था कि ए यूनियन बी दिया था, यहाँ मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा कि अगर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन में सब दिया हुआ है तो हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देनी है। मेरा जो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6944, एंड ऑप्शन में जो दिया है 0.714 दिया है, तो ये इनकरेक्ट होगा। आंसर होगा 0.6944, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना था। हाँ, ये है कि इसके अप्रॉक्स आंसर ज़रूर है, बट एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 0.6944। नेक्स्ट, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए स्पेड और एन एक्का। अब देखो, कार्ड पे भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड कर देंगे जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने कॉइन पे ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है और डाइस पे भी हम क्लास अपलोड करेंगे। तो देखो, स्पेड बेसिकली कितने होते हैं कार्ड में, 13/52, और एक्का कितने होते हैं, 4 एक्का होते हैं, बट एक तो यहाँ इंक्लूड हो गया स्पेड में, तो बाकी कितना बचा 3। बस हमसे यही तो क्वेश्चन में पूछा है, और पूछा है तुमने पहले बताया कि प्लस होगा, ये जगह 16/52, और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4/13। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, 4/13। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगेन फाइंड करना है ई एक्स। बहुत ही ईजिली कर दोगे, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। अब ई एक्स निकालना है, सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस 0.667, प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 0.5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.667, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी इज, मीन की वैल्यू क्या है, एन पी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। और यही क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा होता तो वेरिएंस का वैल्यू होता एन पी क्यू, तब ये आंसर करेक्ट हो जाता। कैसे, एन पी और क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 - p। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज, जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, 1, 0.5 + 0.5। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, क्या हम Q1 Q3 निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। Q1 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीन दैट इज म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 119.65। अब देखो, ये वाला ऑप्शन मेरे पास सिर्फ बी में दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर बी होगा। वैसे Q3 आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा म्यू दैट इज मीन प्लस 0.675 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन और पी दिया है, तो क्या हम वेरिएंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू अभी ऊपर ही बताया था। एन दिया है 9, पी दिया है 1/3, और क्यू बट ऑफ क्या होता है 1 - p, तो 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन 12 बॉल्स ऑफ विच 3 आर रेड। एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 12, जिसमें से 3 कितनी कौन सी कलर की है, रेड, तो नो डाउट 9 क्या होंगी, अदर कलर्स की, एंड 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, इसमें से आपने 5 बॉल ड्रॉ की है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बॉल्स 3 आर रेड। अब इस 5 बॉल में कह रहा है कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो 3 रेड होगी, तो बट ऑब्वियस बाकी 2 क्या हो जाएगी, अदर कलर की हो जाएगी। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है क्वेश्चन में, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 12C5, क्योंकि इस 12 बॉल में से हमें कोई भी 5 बॉल ड्रॉ करनी है। 3 रेड तो सेलेक्ट हो ही रही है, बाकी 9 में से कितनी सेलेक्ट हो रही है, 2, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 9C2। सिंपली आंसर हो जाएगा 9C2 डिवाइडेड बाई 12C5, और इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा डी, 1/22। कैसे सॉल्व करना है परमिटेशन कॉम्बिनेशन को, ये भी हमने बताया हुआ है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एट रैंडम। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड आप ड्रॉ करो, चाहे तो वो किंग है चाहे तो वो रेड है, तो किंग कितना होगा 4, और रेड कलर कितना हो जाएगा 13 + 13, 13 + 13, क्योंकि डायमंड भी आएगा और हार्ट भी आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 26। अब इस 26 में से 2 किंग है ना, और क्योंकि हमें किंग बोला है तो 4 में से हम माइनस करेंगे 2, क्योंकि वो हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/52, और रेड कलर कितना हो गया, 26 डिवाइडेड बाई 52। आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 52,
और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/13, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। इफ एक्स एंड वाई ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सच दैट, यहाँ पे बायनॉमियल्स की वैल्यू दी हुई, देन द पैरामीटर ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 प्लस n2, ये प्लस ये, और जो मेरे पास सक्सेस की साइन दी है ये क्या है p, तो ये तो p तो कांस्टेंट ही रहेगा, करेक्ट आंसर होगा a। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r कितना दिया है 0.8, हमसे परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड पूछ रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना हो गया 0.64 और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना हो गया 0.36, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 36%। सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन r क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। ये सब क्वेश्चन तो हमने इतनी बार प्रैक्टिस करा दिया कि अगर आपने सारे एमटीपीज देख ले होंगे, सारे हमारे एमसीक्यूज के क्लास देख ले होंगे तो बहुत अच्छे से सब लर्न हो गए होंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आर एक्स वाई कितना दिया हुआ है 0.6। इफ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय -1 देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी, हमेशा याद रखना कि जो कोरिलेशन निकला एक्स वाई का, अब ये याद रखना कि आर एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वही आर यू वी की भी वैल्यू होगी, बस साइन चेंज होता है, ठीक है। बट अब यहाँ देखो x की वैल्यूज़ को भी आप -1 से मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यूज़ को भी -1 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस नलीफाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगेन कितनी आएगी 0.6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, ये x एंड y नहीं है, ये x ऑन y है, तो x ऑन y हो गया मतलब 3x इज इक्वल टू -2y प्लस 100, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -2/3y प्लस 100। हमसे क्वेश्चन में bxy पूछा, ये तो रहा bxy, करेक्ट आंसर होगा a। नेक्स्ट प्राइस एंड डिमांड, ये बेसिकली क्या है नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इफ एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइजेस द राइज इन वेजेस इज 20%, देन द रियल वेज हैज इंक्रीज बाय इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होगा तो हमारा वेजेस कितने से इंक्रीज होगा 20% से, तो रियल वेज में कितना परसेंट इंक्रीज होगा 20%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज, ये पहले भी बताया, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन कराया हुआ है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2015-21 का दिया है, 2015 की सैलरी कितनी है 19,500, तो 2021 में सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उनको कितना मिलना चाहिए। ये जो 19,500 है ये तब मिल रहा था जब इंडेक्स कितना था 97.5, तो 115 पे कितना होगा जब आप इसको टोटल करोगे ना तो वैल्यू आएगी 23,000, तो 19,500 मिल रहा था, एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए 3,500, ताकि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। सेम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब ये लास्ट के दो क्वेश्चन इररिलेवेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि टाइम सीरीज को कोर्स से हटा दिया गया, पहले टाइम सीरीज कोर्स का पार्ट था, अब टाइम सीरीज कोर्स से हटा दिया गया है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, और पहले के एमटीपीज में नो डाउट आपको टाइम सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो ये हमारे पास ओवरऑल अप्रैल 2021 की मॉक टेस्ट सीरीज थी जो कि हमने डिटेल में सॉल्व करवा दी। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी पीडीएफ कोई भी नोट्स ना मिले टेलीग्राम पे तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना सो दैट हम उसकी पीडीएफ अपलोड करा सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग मार्च 2021 के एमटीपी पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।